वो फिल्म देखी आपने, हम दिल दे चुके सनम? आपको नहीं लगता कि नया इंडिया बन रहा है, मोदी के राज में देश आगे बढ़ रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है सचिन पायलट गलत ट्रैक पर थे। वो चुनी हुई सरकार गिरा करके फिर दोबारा सीएम बनना चाहते थे। नहीं, मैं क्यों आ जाऊँ कांग्रेस में? क्या लेना देना है मेरा इस बात से? काफ़ी नज़दीकियाँ हैं आपके अशोक गहलोत के साथ। अवसर आए थे, आप इधर लेके आ गए। किसी भी सीएम का रूट चेंज करना किसी सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। विधायक तो बन चुके हैं आप, कोई महत्वाकांक्षा सीएम नहीं। बनना है, पीएम बनना है। नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। बोले आप सीएम साहब से कह दो मुकदमे वापिस हो जाएंगे। हो गए बहुत सारे मुकदमे वापिस। नमस्कार, मैं कुमार श्याम। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। पॉडकास्ट का ज़माना है और इस ज़माने में एक नई तकनीक, इंटरव्यू की एक नई समझ आई है। उसी के अनुसार हम अपने YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं, द कुमार श्याम शो। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हमारे ही क्षेत्र के मशहूर नेता, ज़मीनी संघर्ष से उभरे और अभी वो विधायक हैं भादरा विधानसभा क्षेत्र के। तो बलवान पुनिया हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका इस बातचीत में। अभी मैं आ रहा था तो आपके बारे में बचपन से तो सुना ही है, आपको मोबाइल में YouTube पे आपके भाषण सुने हैं और उसमें जो जोश है वो हमने महसूस किया है। और पहली बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं तो हमने इस चीज़ को अनुभव किया। आपकी जो जनसभा थी जिसमें अब 8 और 9 बजे का समय है, इसी वक्त बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा यही है कि क्या ये लोग हमेशा इसी तरह से आते हैं? जन सुनवाई की जो एक आपने परंपरा शुरू कर रखी है, कितना जनता को लाभ पहुंचता है और आप इस चीज़ को कैसे महसूस करते हैं कि जनता आपके दर पे सुबह पहले ही आती है? ये तो स्वाभाविक बात है कि चुनाव के 4.5 साल बाद नया चुनाव आने वाला है विधानसभा का। अभी तक लोगों की उम्मीद है, तो उम्मीद तभी पॉसिबल है जब लोगों की सुनवाई होती है और उस सुनवाई पर काम होते हैं, तो ही लोग उम्मीद करके आते हैं। कोरोना से पहले ये जन सुनवाई हम ऑफिस में करते, घर में जन सुनवाई का रिवाज कम था। सुबह तो जरूर आते थे लोग, क्योंकि मैं निकलता उससे पहले लोग आ जाते थे। पहले आदत ऐसे रही हुई है कि लोग विधायक के घर जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद ये सेटअप सही हो गया कि ऑफिस में तो दिन में कम और सुबह और शाम जन सुनवाई ज़्यादा होती। मैंने आदत डाल रखी है डायरी रखने की, पेन रखने की, लोगों की बात नोट करने की, कागज़ लेने की, कागज़ पर मोबाइल नंबर लिखवाने की। तो थोड़ी सी जवाबदेही सुनिश्चित करी है हमने। पहले से बेहतर करा, तब उम्मीद से लोग आते। आपके ऑफिस में वो लगे थे कि आप नंबर और आप नाम लिख के जाए? हाँ, एक अजीब सी आदत है लोगों को, पता नहीं एक जेब में 2 फ़ोन रखते हैं, पता नहीं मोबाइल नंबर क्यों नहीं डालते। जो टाइपराइटर एप्लीकेशन लिखने वाले, वो कभी मोबाइल नंबर नहीं लिखते। मैंने ये यहाँ भी, भादरा ऑफिस में भी और जयपुर के ऑफिस में भी, तीनों जगह लिखा है, क्योंकि उससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है। मुझे कुछ पूछना हो उनसे, या फिर मुझे बताना हो आपका काम हो गया या आपका काम होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने ये तय करा कि मोबाइल नंबर समेत अगले की पूरी जानकारी है, ताकि हम उससे बात कर सकें। और चुनाव भी बिल्कुल सर पे है, कैसी तैयारियां चल रही है? नहीं, कोई अलग से तैयारी नहीं चल रही चुनाव की। अभी तो शिलान्यास, लोकार्पण चल रहे हैं। हम तो लगातार 22 साल से चुनाव ही लड़ रहे हैं, लगातार लगे हुए। कभी छात्र संघ चुनाव आ जाते हैं, कभी पंचायती राज के चुनाव आ जाते हैं, कभी विधानसभा के आए, कभी लोकसभा के आए। छोटे चुनाव बहुत जीते, बड़ा चुनाव पहला जीते हैं विधानसभा का, और कंटिन्यू लगे रहे 4.5 साल। तो कोई अलग से अलग तैयारी नहीं है। अलग से तैयारी मुझे लगता है टाइम ही नहीं मिलेगा। शिलान्यास और लोकार्पण में ही टाइम निकल जाएगा, अलग से तो लास्ट 1.5-2 महीना हाथ लगेगा अलग से। और हम बलवान पूनिया को एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र की उभरी हुई एक प्रतिभा के रूप में देखते हैं। अब भी आपके घर को देखते हैं तो उसमें गाय, भैंसें, तमाम मवेशी हैं, और ये बताता है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो
एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, हम जैसे युवाओं के मन में भी, जनता भी इस इंटरव्यू को लाखों की संख्या में देखेगी, वो भी जानना चाहेगी कि इतने दिन आप संघर्ष के मैदान में थे। आपने कहा कि 20 से 22 साल आप छोटे मोटे चुनाव जीते, लेकिन बड़ा जो मौका प्रतिनिधित्व का मिला वो विधायक के रूप में था। क्या फ़र्क है, एक नेता के रूप में संघर्ष के मैदान में रहना ज़्यादा अनुकूल है या फिर सत्ता में बैठ के उस सुख को अनुभव करके जनता को सहयोग करना? दोनों में क्या आपको महसूस हुआ अलग से कि जो बंदा काम करे उसके लिए सुख का कोई टाइम नहीं है, कभी नींद पूरी नहीं होती, और जो काम नहीं करे वो कभी सुख ले लो, रोके कौन है? काम अगर करना है तो सत्ता के नजदीक हो या दूर हो, तो आपके पास बहुत सारे काम है। आप सामाजिक मोर्चे पर काम कर सकते हैं, आप जागरूकता के मोर्चे पर काम कर सकते हैं। अब यूं है कि एमएलए तो लड़ के मांग करके एमएलए रेड बढ़वाया है, तो उसको हमने स्कूलों में हॉस्पिटलों में लगाया है। बहुत सारे काम हैं। सड़कें ज़्यादा मिली हैं, विधानसभा में बार बार मांग रखी, सीएम साहब ने हमारा कहना माना, तो सड़कें ज़्यादा मिली, इलाके में काम हो रहा है। स्कूल ज़्यादा मिले तो भागा दौड़ी करते हैं, एक एक स्कूल कर्मोन्नत करवाने के लिए पीछे पीछे फिरे। आज हमारा ये दो मिलेंगे, नहीं साहब 3 दो। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। संघर्ष के मैदान में थे, कभी भी उल्टी पुल्टी बात को लेकर के लड़ाई नहीं झाली हमने लड़ाई वही झाली जो जनता के सामूहिक फायदे के लिए थी, या उसका लॉन्ग टाइम मैसेज अच्छा जाना है। आज उसी का परिणाम है कि हम एमएलए जीते, और एमएलए जीतने के बाद भी कंफ्यूज नहीं हुए। कंफ्यूज इसलिए नहीं हुए, समझ स्पष्ट है हम किस साइड है। मैंने एक प्रोग्राम बताया था, जिस दिन ऊंट गाड़ी और बड़ी गाड़ी वाले की लड़ाई होगी तो मैं ऊंट गाड़ी वाले की साइड होऊंगा। जिस दिन बड़ी गाड़ी वाले की और हवाई जहाज वाले की लड़ाई होगी तो मैं बड़ी गाड़ी वाले की साइड होऊंगा, हवाई जहाज वाले की साइड नहीं होऊंगा। ये हमारा रोड मैप था काम करने का, हम आज भी उसी रोड मैप से काम कर रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता कि साहब मेरी गेहूं आती है, डीलर मेरी गेहूं नहीं देता। एक बड़ा मुद्दा होता था, मुझे सीरियल धरने लगाने पड़ते थे कि गरीब का राशन खा गए। नहीं खाता कोई। रंगदारी बंद करी है हमने, जो जनप्रतिनिधि रंगदारी लेते थे वो बंद करी है हमने। वो खुद से बंद होती है, इसलिए घर सामान्य है। बिल्कुल। और समय नहीं रहेगा। हम हमारे लोगों के बीच में से उठे, हम लोगों के गुच्छे के बीच में से उठे, हम गुच्छे से अलग नहीं होना चाहते। लोगों ने कहा एमएलए बनने के बाद की कोठी है शहर में खाली पड़ी है, इसमें रह जाओ। मैंने कहा नहीं, गांव में रहूंगा। ये कोठी आपने पहले नहीं दी मेरे को। उल्टी का पहले ज्यादा मुश्किल था आना जाना, 10 किलोमीटर आने का, 10 जाने का रोजाना तेल डलता था। आज तो 45,000 रुपये तेल के भत्ता मिलता है। ये कोठी आज कैसे दे रहे हो मेरे? नहीं, मैंने यही तय करा कि गांव में ही रहूंगा मैं। हम अलग हैं सबसे, बोलते हैं, खुल के बोलते हैं विधानसभा में, विधानसभा पहुंचे, लेकिन हैं अपनों के बीच में। और यही आखिरी इच्छा है कि अपनों के बीच ही रहे, चाहे दिल्ली चले जाएं, चाहे जयपुर चले जाएं। पर ये गाना होता है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ तेरे बिना रहना का। किसानों के बीच, जनता के बीच रहना चाहते हैं। इससे ज्यादा कोई ख्वाहिश नहीं हमारी, ना कभी थी ना कभी है। हाँ, नेतृत्व करने का दम है। एमएलए नहीं थे तो आप जिस ब्रह्मसर से आए हो, उस रावसर इलाके में 2005, 6, 7 रावड़ा गढ़साना आंदोलन में 3 साल में उस इलाके में रहा हूं। आपके चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, आपके चक चक से वाकिफ हूं। कैसी आपके वहां जमीनें हैं, कैसे लोग हैं, हम हर बात जानते हैं। रावसर से लेकर के ठेठ रावड़ा गढ़साना तक के किसानों के एक एक चक, एक एक गांव में हमने जनसेवा कर किसानों को जगाया। लंबे समय जेल में रहे, 6 महीने जेल में रहे। मैंने कभी किसी से शिकवा नहीं करा कि हम आपके लिए जेल में रहे। नहीं, हमारा एजेंडा था लड़ाई लड़ना। लड़ाई में जेल हिस्से में आती है, मुकदमे लगते हैं। अभी मेरा वीजा नहीं बना, मेरे पर मुकदमा है। इजराइल का दौरा था पीछे,
मुझे किसान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि आपको इजराइल चलना है। मैंने कहा पासपोर्ट नहीं है। बोले आप सीएम साहब से कह दो, मुकदमे वापस हो जाएंगे। हो गए बहुत सारे मुकदमे वापस। एक जो सीएम साहब के समय में FIR हुई, मैं उसके लिए सीएम साहब को कैसे कह दूं? 19 में FIR हुई, मैं नहीं कह सकता। मेरे लिए मुझे पता है अंजाम का। जब मैं सड़क पर उतरता हूँ तो मैं जानता हूँ ये कानून के खिलाफ है। आप यूं सड़क नहीं रोक सकते, आप पर FIR होगी। तो हमने उन पर आडंबर करने की बजाय हमने मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, और मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, जीवन भर लड़ेंगे। 47 में घुसे हैं, 46 साल के हुए हैं। शास्त्र कहते हैं 100 साल जीता है आदमी, हम हजारों साल जिएंगे। बिल्कुल, विचार के साथ। तो विचार के साथ हजारों साल जिएंगे, नस्लें याद रखेंगे कि ऐसे भी कोई होता है क्या। बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, सवाल उठाना सबका हक है, पर वो तो खुद सवाल है। और सवाल ये है कि कोई ऐसे हो सकता है क्या? लोगों ने कहा पॉसिबल ही नहीं है, आप MLA जीत ही नहीं सकते। मैंने बहुत बार अचंबा करा, अभी लोग ऐसे कैसे सोचते हैं। वो उनका विचार था, मेरा विचार था कि कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता। तबीयत से एक पत्थर उछालो तो यारो, हमने जिंदगी लगाई है, हमारी जिंदगी के मायने हैं। तो किसी के लिए कोई जिंदगी कुछ नहीं होती होगी, हमारे लिए हमारी जिंदगी के मायने हैं, क्योंकि हम लक्ष्य भ्रमित नहीं। महत्वाकांक्षा क्या है बलवान पुनिया, क्या बनना है? विधायक तो बन चुके हैं आप, कोई महत्वाकांक्षा CM नहीं बनना है, PM बनना है? नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। मुझे तो ये कहते थे लोग कि MLA बन सकता है क्या गरीब आदमी? तुम्हारी क्या औकात है? मैं MLA बन गया। लोग ये कहेंगे नेतृत्व करना है, तुम्हारा बन जाएंगे। लोगों पर है, मुझे क्या बनाएंगे। हाँ, केपेबल हूं मैं, सक्षम है, नेतृत्व कर सकते हैं। तो हमने पीछे विवाद देखा, आपने CM अशोक गहलोत जी का जिक्र किया, काफ़ी नज़दीकियाँ हैं आपके अशोक गहलोत के साथ। अवसर आए थे, आप इधर लेके आ गए। किसी भी CM का रूट चेंज करना किसी सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो सचिन पायलट और वो जो खींचतान चल रही है, उस बीच में भी आप अशोक गहलोत जी के साथ थे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिर माप का में आप कैसे हैं, कांग्रेस में ही आ जाइए? नहीं, मैं क्यों आ जाऊँ कांग्रेस में? क्या लेना देना है मेरा इस बात से? सीएम साहब सही ट्रैक पर थे, मैंने उनकी मदद करी। सचिन पायलट गलत ट्रैक पर थे, वो चुनी हुई सरकार गिरा करके फिर दोबारा CM बनना चाहते थे या किसी और को बनाना चाहते थे। ये डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है, यही कहा मैंने। अब तो CM साहब है जो एहसान मान गए इस बात का। मैं तो CM साहब एहसान ना मानते तो मैंने CM साहब के लिए थोड़ी करा, मैंने तो डेमोक्रेसी के लिए करा। वो मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई उन्होंने, गोवा में सरकारें गिराई, बहुत सारे सूबों में उन्होंने, महाराष्ट्र में सरकार गिराई। MLA जहाज में चढ़ाए, होटलों में ले गए, सरकार गिरा दी। हम ना जहाज में चढ़े ना होटलों में गए। भाषण दे के आया था मैं एक दिन फेयर माउंट में, मैंने कहा था राजस्थान इतिहास लिखता है, इतिहास ही लिखना है, टूट मत जाना, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। साथियों ने सबने मानी बात, बाकी सरकार बची। अशोक गहलोत तो सम्मान करते हैं, वो तो उनकी बड़प्पन है, वो हमारा सम्मान करें। लेकिन मैं कांग्रेस में क्यों जाऊंगा भाई? मैं CPM का आदमी हूँ, मैंने खून पसीने से इस झंडे को रंगा है। यहाँ अवैध शराब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए मेरे पर हमला हुआ, मैंने उफ तक नहीं करी, मैंने हमले झेले। आज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कहीं ये सूंघ के देखे हो, आपको अवैध शराब का झगड़ा नहीं मिलेगा। कोई दादागिरी करने की कोशिश करता है, कानून सम्मत विधि सम्मत उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कोई लठेत नहीं घूम रहा, आपको नहीं मिलेगा कोई कि साहब ये ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया किसी की दूसरे की ज़मीन पर। कोई करेगा तो कानून का अपना काम करेगी। कोई किसी का इस तरीके से बर्दाश्त प्राप्त नहीं है कि आज MLA राजस्थान में पावरफुल MLA बलवान पुनिया, उसके बल पर ये कोई शराब बेच रहा है, ये कोई उसके बल पर ज़मीन को धंधे कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो स्पष्ट कह देता हूँ कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। सचिन
आपको भी लगता है कि एक काबिल नेता तो हैं ही, चाहे वो असहमति अलग स्तर पे हो सकती है, लेकिन आप जवाब बहुत एक परिपक्व नेता की तरह दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक उस तरह से दें कि मैं जानना चाहता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। आप क्योंकि हमारे बीच से खड़े हुए हैं तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या लगता है आपको, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, उधर हनुमान बेनीवाल तो अभी नौर आए थे, यहाँ भी वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। क्या भविष्य है विपक्ष का, कांग्रेस का, क्योंकि केंद्र की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनावों पे 24 का चुनाव काफ़ी निर्भर करता है। आपका दृष्टिकोण क्या कहता है? जिस तरीके से तेजी से इस 5 साल में केंद्र की नीतियों के विपरीत काम हुए राजस्थान में, गत भाजपा राज में स्कूल बंद करे, गहलोत साहब ने वापस खोले। गत भाजपा राज में कॉलेज नहीं खुले, गहलोत साहब ने 325 नए कॉलेज खोले, 285 की लिस्ट जारी हो गई। इस तरीके से पेंशनें बढ़ाई हैं, बिजली के दाम 200 यूनिट तक फ्री करें, इस तरीके से ओपीएस लागू करा है। ओपीएस सिर्फ पेंशन स्कीम नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम सिर्फ पेंशन स्कीम नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के विचारों को पलटना है, केंद्र सरकार की विचारधारा को पलटना है। एक विचारधारा जो केंद्र में मजबूती से है, जिसके पास बहुत बड़ा जनादेश है, जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसके राज में अदानी और अंबानी मजबूत हो रहे हैं, और एक राजस्थान की विचार है जहां कर्मचारी का भविष्य सुनिश्चित हो रहा है। ये तो जनता को तय करना है। सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को तय नहीं करना, जनता को तय करना है कौन चाहिए उनको। आज 9 लाख 10 लाख कर्मचारी हैं, उनको तय करना है उनको कैसा भविष्य चाहिए। नए 5 लाख कर्मचारी हैं 2004 बाद के, उनको तय करना है। आज प्लेसमेंट एजेंसियों से हमने मांग उठाई भी सुविधाकर्मी बनाओ इनको, प्लेसमेंट एजेंसी इनका शोषण करती है, 1000-1200 रुपए बीच में मार लेती है। सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसी खत्म कर दी, रेक्सो नई कंपनी बनी जो सरकार की जो सुविधा पर रखेगी सब कर्मचारियों को। ये तो उस कर्मचारी को तय करना है। आप जिस ब्रह्म सर से आए हो, किसान की पासबुक देखना उठा के। हमारे एमएलए जीतने के बाद हनुमानगढ़ जिले में 3700 करोड़ बीमा आया है, ब्रह्म सर के किसान के खातों में भी हजारों लाखों रुपए आए हैं। तो उनको तय करना है कि वो कैसा नेतृत्व चाहते हैं। सचिन पायलट चाहेगा कि मैं बनूं, अशोक गहलोत चाहेंगे मैं बनूं, बलवान पुनिया चाहेगा मैं एमएलए बनूं, मोदी जी क्यों चाहेंगे सत्ता छोड़ दें, वो तो उन्होंने भवन ही ऐसा बनाया जैसे जिसके अंदर ही सब कुछ हो जाए। पर जनता को सुनिश्चित करना है कि उनको कैसी पॉलिटिक्स पसंद है, ये तो जनता सुनिश्चित करेगी। मोदी जी से काफ़ी नाराज रहते हैं आप, किसान आंदोलन के दौरान भी बड़ी तलखी आपकी ज़बान पर देखी गई। आपको नहीं लगता कि नया इंडिया बन रहा है, मोदी के राज में देश आगे बढ़ रहा है? हाँ, मुझे लग रहा है भाई, जिस आदमी को 2012 में SBI ने यह कह दिया कि तेरे को 5000 करोड़ का ऋण नहीं दे सकते, तेरी सिविल खराब है, अदानी दुनिया के पूंजीपतियों में शुमार हो गया मोदी जी के बनते। नया तो बन ही रहा है, 3500 करोड़ की हीरोइन पता नहीं चला कि कहाँ हीर कहाँ गई, बन रहा है ना नया। पुलवामा अटैक हुआ, 40 जवान शहीद हो गए, आज तक नहीं बताया कैसे हुआ। आपके तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और खत्म हो गए, देश को आज तक नहीं पता क्या हुआ। कहते हैं हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स होता है, जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है, आज तक नहीं पता। ना मालूम है देश को कि क्या हुआ, हमारे सेना के अध्यक्ष कैसे खत्म हो गए। नया इंडिया तो बन ही रहा है कि इसमें कहां दो रहा है। किसानों को 750 किसान मरे, शहीद हुए सड़कों पर, कानून लेके आए, बोले साहब मंडी नहीं बचेंगी अगर लोग नहीं लड़ते, हम लोग नहीं बोलते, लोगों में जागरूकता नहीं आती, तो ये कानून लागू हो जाता। तो आज आप जाते वक्त देखना, भादरा की मंडी में अनाज तुल रहा है, मेरे गांव में अनाज तुल रहा है मंडी में, सहकारी समिति की मंडी है, नौर में अनाज तुल रहा है, बोरियां की ढांग लगी हुई है मंडियों में, खत्म हो जाता है, व्यापारी लूट ले जाता है। ये नया इंडिया बनाने की मोदी जी की। फिर दूसरा नया इंडिया बनना है ना, जो कोई कुछ मांगे उसको कहे पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान ऐसी कौन सी जगह है जहां जाकर के लोग स्वर्ग महसूस करेंगे। आप जिस टाइप की निम्न स्तर की बातें देश भर में कर रहे हो, घृणित बातें कर रहे हो, जैसे समाज घृणित हो रहा है, मेरी मोदी जी से क्या लड़ाई भी। मैं कहा मोदी जी प्रधानमंत्री, हम छोटे से मिले, पर हमें हमारी बात रखने का अधिकार तो है।
बात तो मजबूती से रखेंगे। बिल्कुल, वो मजबूती से तो भाषणों में। मुझे बताइए, आप भाषण कहाँ से सीखे? वो कहाँ वो ये बीज पड़ा बलवान पूनिया के यहाँ, वो केंद्रीय तत्व कहाँ मिला आपको जहाँ आप भाषण देना सीखे, इतना मुखरता से बोलना सीखे? स्कूली शिक्षा में या परिवार में कोई आपके कोई थे जिनसे आपने प्रेरणा हासिल की? मेरे भाई पढ़ने गए थे, एसटीसी में एडमिशन नहीं हुआ, बीए करा, एलएलबी करी, एसएफआई में आए, बोलना सीखे, संघर्षों से तपे, जुबान त्रासती गई, दिमाग सेट होता गया। किसी आदमी का वक्तव्य उसका दिल और दिमाग होता है। दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो वाणी पर आता है। हम खुल के बोल लेते हैं, लोग सेटिंग करके बोलते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप विधानसभा में अच्छा बोलते हो। सब बोलते हैं अच्छा, कोई नज़रें पसार के बोलता है, कोई नज़रें मिला के बोलता है। तो नज़रें मिला के बोले, आंख में आंख डाल के बोले, तलक बात कह देता है, सीधी कह देता है। तो सेटिंगें मार के बोलता है, वो सामंजस्य रखता है। जब आदमी सामंजस्य रखना शुरू कर देता है तो फिर धीरे 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 जबान लड़खड़ानी शुरू हो जाती। हमारी जबान इसलिए नहीं लड़खड़ाई कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है ही नहीं, पूरा ही नहीं करा, है ही नहीं। पूरा तब करेंगे जब हो। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हमारा। लगातार लोगों की बात करते हैं, लोगों के लिए लगे हुए हैं। वो फिल्म देखी आपने, हम दिल दे चुके सनम। हम तो लोगों के लिए, और ये जीवन तय है। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई अलग से फंडा नहीं, कोई दिमाग में बात आई ना आएगी। आपने कहा कि दिल दे चुके सनम, दिल वाले बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी सवाल के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करना चाहेंगे। 24 बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। उससे पहले आपका विधानसभा का चुनाव है। विपक्ष जुड़ने की कोशिश कर रहा है। रात भी आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। तो चाणक्य की नीति चल रही है। क्या भविष्य लगता है आपको? विपक्ष को क्या करना चाहिए कि कुछ चीज़ें सही हो सकें? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं देश की राजनीति में। अभी बीजेपी किसी को डरा सकती है। मैंने यही बात बोली ना पहली वाली बात में, जो सामंजस्य बिठा के बोलते हैं वो तल्ख नहीं बोल सकते। जिसको ये लगता है कि मैं ये बोलूँगा और मेरी बात से मुझे नुकसान हो जाएगा, वो तल्ख नहीं बोल सकते। आज हिंदुस्तान में जो तल्ख बोलता है, ये समझ लेना हुकूमत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं तो तल्ख ही बंद कर देती है भारत सरकार। खाते चेक करते हैं, धंधे चेक करते हैं। कोई कमजोरी हाथ लग जाए उसको सरेंडर करवाते हैं। सरेंडर के साथ सशर्त सरेंडर करवाते हैं। आज से 3 महीने 4 महीने पहले ये पटकथा महाराष्ट्र की लिखी जा चुकी थी कि शरद पवार अब गठबंधन में नहीं रहेंगे। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार गया, ये तो तय हो चुका था। उनकी ट्यूनिंग आनी शुरू हो गई थी क्योंकि उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिया था। लालू प्रसाद को इसलिए जेल कटाई गई क्योंकि आज हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टी सीपीएम के बाद या वामपंथी पार्टियों के बाद अगर धुर विरोधी कोई बीजेपी की रही है तो लालू प्रसाद की पार्टी रही। लालू कभी बीजेपी से नहीं मिले। लालू ने कभी बीजेपी से मिलकर के सरकार नहीं बनाई, इसलिए लालू को जेल जाना पड़ा। इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं 3500 करोड़ की हीरोइन की कह रहा था, इनके आदमी की थी। बताओ एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। अभी 80,000 करोड़ के नोट 500 के बाजार में आ गए, डबल छपके। जिक्र ही बंद हो जाता है अगले दिन बात का। जिक्र हुआ कि साहब आरबीआई के पास पहुंचे नहीं, 80,000 करोड़ के नोट छप गए बाजार में आ गए। आप जर्मनी पढ़ना, अब की बार किसी का इंटरव्यू लेने जाओ ना, उससे पहले जर्मनी का इतिहास पढ़ना।
जर्मनी में लास्ट बार यही हुआ था कि नोट नकली आ गए थे, 2 गुने 3 गुने 4 गुने सबके आ गए थे। महंगाई टमाटर की तरह बढ़ गई थी, 140 रुपए किलो टमाटर है आज। अब तो गुस्सा आने लगा, कोई ये कहते तेरी गाल टमाटर जैसी है, तो लोग कहते हैं तू मजाक कर रहा है मेरे साथ, मेरी फोटो उतार रहा है। ये टमाटर के दाम, ये महंगाई, बेतहाशा महंगाई और ये बेरोजगारी, ये अग्निवीर के नाम पर युवाओं का कत्ल, युवाओं के अरमानों का कत्ल, ये बड़े पूंजीपति के लिए बेरोजगारों की फौज ट्रेंड करके देना, ये सब इतना खतरनाक दौर है। जिस दौर की बात कर रहे हैं कि जी मोदी जी के राज में देश में अच्छे दिन आएंगे, किसके आएंगे अच्छे दिन? बड़े पूंजीपति आए। नाम आप तो मेरे से कम उम्र के हो, हम जब शुरू हुए थे राजनीति में तो नारा लगाते थे टाटा बिरला की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। आज टाटा बिरला सब देश के जो बड़े पूंजीपति थे, जिनका देश की हर काम में, बिजनेस में 50% उनका शेयर होता है, 51% हिंदुस्तान सरकार का शेयर होता है। आज 100% अदानी और अंबानी का शेयर है। देश तेजी से निजीकरण की ओर है, जिससे क्वालिटी नहीं बची। कल एक साथी का फोन आया कि ये गुजरात और अहमदाबाद और से लेकर के ठेठ राजस्थान के उन टोलों पर भयंकर लूट है, बहुत बड़े पैसे लेते हैं। पूरे देश की सड़कें खरीद करके चल सकते हो आप, यूं नहीं चल सकते। हर चीज खरीदो तो खरीद की कैपेसिटी किसकी है, क्षमता किसकी है? क्षमता डेवलप करे बगैर सारी चीजें दे दी। नितिन गडकरी रोज कहते हैं मैंने सड़कें बनाई, हाँ बनाई ना, हर तीसरे किलोमीटर पर तुमने टोल लगा दिया। और इससे बुरी बात बताऊं मैं आपको, थोड़े दिन में आप महसूस करोगे, कोई टोल पर नौजवान नहीं बचेगा। ये टोलों पर 20-20, 50-50 छोरे खड़े हैं जिनको रोजगार मिला हुआ है, बचेंगे नहीं। ये टोल मानव रहित कर रहे हैं, कैमरे से टोल चलेगा, आजू बाजू से ही निकल गए, खेत में से ही निकल गए, टोल कटेगा। दूसरी बात, ऐसे नियम बना दिए कि सड़क जो निकली अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने दौसा में कॉरिडोर का, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो उद्घाटन करा था, मैं उससे गुजर के आया हूं। किसी आदमी की जमीन ले ली, उसकी खातेदारी के 80 फीट दूर तक वो चाय का ढाबा भी नहीं कर सकता। खुद की खातेदारी में 80 फीट दूर तक चाय का ढाबा नहीं कर सकता, सब कुछ सड़क वाले का है। तो लूट की इंतहा बढ़ रही है, लोगों को समझने की जरूरत है। जाति और धर्म से देश नहीं चलते, देश संविधान से चलता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, देश की उस समय की सरकार ने जो संविधान बनवाया, वो संविधान हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत मनन करके, वो उस समय के लोग जिन्होंने जेलें देखी थी, जिन्होंने मुखालफतें करी थी, जिन्होंने बहुत बुरी स्थिति में हिंदुस्तान को समझने की कोशिश करी थी, उसकी बजाय थोड़े से पढ़े लिखे, थोड़े से पूंजीपतियों के पक्षधर, थोड़े से दिन रहने वाले प्रधानमंत्री जी सब कुछ बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को यूँ महसूस हो रहा है कि तुम बादशाह हो, इसलिए जो बनाया राष्ट्रपति भवन बनाया, जो संसद बनाई है, उसके अंदर विस्टा में जो खुद का घर बनाया है, उन्होंने उसकी नींव लगवाते वक्त, आप मर्म को समझो, उसकी नींव लगवाते वक्त रामनाथ कोविंद थे राष्ट्रपति। देश की सबसे बड़ी चीज बनी, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति SC के थे, इसलिए नहीं बुलाया। अब देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू, जिस दिन उसका लोकार्पण करा, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। देश किधर जा रहा है, ये देश की जनता को तय करना है, देश की जनता को उनके चक्काचौंध से बाहर निकलना है। ये वही लोग हैं जो 2004 से पहले शाइनिंग इंडिया की बात करते थे कि इंडिया चमक रहा है। ये कहते हैं अच्छे दिन आ रहे हैं, ना अच्छे दिन आए और ना इंडिया चमका। आज भी हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान का हैप्पीनेस, आज भी हिंदुस्तान के खाद्य सुरक्षा के आंकड़े दुनिया में 125 से नीचे हैं, 125 से नीचे पायदान पर चले गए। ये चीज़ें हैं, इनको गंभीरता से देखने की जरूरत है। इसलिए राजनीति में बहुत सारे स्कोप है कि आप जनता के पक्ष की बात कर सकते हैं। राजनीति ने तो सुख की चीज़ है और नई राजनीति कोई समृद्धि की चीज़ है। जो आदमी सुख और समृद्धि के लिए राजनीति में आए, मैं समझता हूँ वो चालाक है, वो व्यापारी है। हम इस लहजे से नहीं आए और ना ही हमने राजनीति को कभी व्यापार समझा और ना ही राजनीति को हम व्यापार के रूप में ले सकते।
आपने अपना बेशकीमती समय दिया हमें, बाहर लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।